हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कबीरा स्टडी में। मैं यतिन। आज का हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या क्या होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, इस सब्जेक्ट की शुरुआत किसने की थी और इस सब्जेक्ट के साथ साथ इसकी क्या भूमिका हो सकती है, ये सब चीज़ों को हमने समझा था। उत्पादन के साधन को हमने पढ़ा था। आज हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं। चलिए सेशन शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, हम इसे बहुत अच्छे से और डीप में समझेंगे ये चीज़ें कैसे होती हैं, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कि अर्थव्यवस्था के प्रकार में पहला प्रकार है नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा प्रकार होता है हमारा विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के आधार पर, विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को कई भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहले विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और उसके बाद चौथा भाग भी अगर लगाया जाए तो अविकसित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं इसे। तीसरा हमारा प्रकार होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा बंद अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है खुली या ओपन अर्थव्यवस्था। इस तरीके से हमने चीजों को देखा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार में तीन टाइप से इस चीज को बांटा जा सकता है। पहला नियंत्रण के आधार पर, दूसरा विकास के आधार पर और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था में पहला प्रकार होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, दूसरा प्रकार होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है, इसे सोशलिस्ट बोलते हैं, और ये मिक्स्ड इकोनॉमी। अक्सर प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत कैसी अर्थव्यवस्था है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसी अर्थव्यवस्था है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर तीन प्रकार की जो अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन अर्थव्यवस्था को हम आज पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में जैसे बांटा गया है। नियंत्रण के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूंजीवादी, दूसरा हमने देखा समाजवादी है और तीसरी हमारी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब सबसे पहले देखते हैं हम ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और ये कैसे काम करती है। शब्द से ही पता चल रहा है कि पूंजीवाद यानी धन से कुछ जुड़ा हुआ होगा। कल मैंने आपको एक पुस्तक का नाम बताया था, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसकी पुस्तक थी? ये थी एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने कहा कि प्रत्येक जो अर्थव्यवस्था है वह खुली या ओपन होनी चाहिए, उसमें किसी भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए
उसे अपने तरीके से काम करते रहना चाहिए, उसे अपनी तरीके से कीमत प्रणाली तय करनी चाहिए। यानी कि इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सपोर्ट किया। अब समझते हैं कि ये अर्थव्यवस्था है क्या और काम कैसे करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ फीचर्स हैं, पहले हम उनको समझते हैं, फिर उसके बाद उसकी अर्थव्यवस्था को समझेंगे। सबसे पहले इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका मतलब है कि यह अर्थव्यवस्था अपने आप काम करती है, इसमें कोई भी इंटरफेयर गवर्नमेंट का नहीं होता है। केवल गवर्नमेंट रेगुलेशन का काम करती है, नियंत्रण का काम कर रही है। मान लीजिए आपने गेहूं उपजाए, तो गेहूं उपजाने के बाद आप मार्केट में जाएंगे उसे बेचने के लिए। आप किसे बेचेंगे और किसे नहीं बेचेंगे ये आप खुद तय करेंगे। अब किसान चाहता है कि वह 2000 रुपये क्विंटल का गेहूं बेचे, लेकिन जो व्यवस्था है वहां पर कई सारे मंडी में गया और वहां कई सारे लोग बैठे हुए हैं, दुकानदार बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा हमें 1800 चाहिए, एक ने कहा 1900 चाहिए, एक ने कहा 2100 चाहिए। तो किसान किसको बेचेगा? किसान बेचेगा जो उसको सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, 2100 वाले को। जब वो 2100 वाले को बेचेगा तो इसके किसान का फायदा हुआ। तो यहां पर इन लोगों के बीच में क्या हुआ? कंपटीशन हुआ, यानी प्रतियोगिता हुई। तो यहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप हुआ? सरकार ने क्या कहा इन लोगों से कि आप 1800 खरीदो, 1900 खरीदो या 2100 खरीदो? या किसान से कहा कि आप 2000 ही बेचना है आपको या 2100 ही बेचना है? यह सरकार ने नहीं कहा। यानी कि जो क्रेता था और विक्रेता था यह अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। इसका मतलब हुआ कि बाजार अपनी मर्जी से काम करता है। दूसरी हस्तक्षेप जो मैंने कहा सरकारी हस्तक्षेप, इसमें सरकार यानी क्या काम करती है? सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार का काम फिर क्या होता है? सरकार का काम होता है कि यहां पर अगर कोई अवैध तरीके से इन वस्तुओं का क्या करे, इकट्ठा कर ले या अपने गोदामों में भर ले या ज्यादा कीमतों पे बेचे, धोखाधड़ी करे, तो सरकार नियंत्रण करती है। लेकिन सरकार का यह काम नहीं होता है कि बाजार में मूल्य जो नियंत्रण प्रणाली है उसको रेगुलेट करे। ठीक है, अब हम यहां समझेंगे कि और इसका क्या विशेषता है। सरकारी हस्तक्षेप होता है जो कीमत प्रणाली है वो बाजार पर लागू होती है। कीमत प्रणाली बाजार तय करता है। क्या करता है? बाजार तय करता है। किसी वस्तु की कितनी कीमत रखी जाएगी यह भी सरकार नहीं करती है। यह भी कौन तय करता है? बाजार तय करता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप अपना कोई सामान लेके गए, आपने एक शहद निकाला और शहद लेके मार्केट में आप पहुंच गए, तो मार्केट में पहुंचने के बाद आप क्या देखेंगे कि वहां पर जो आपके शहद को खरीदने वाले हैं उसमें कई सारे कॉम्पिटिटर होंगे। कोई कहेगा हमें इतने रुपए किलो चाहिए, कोई कहेगा 400 रुपए किलो, कोई 500 रुपए किलो। आप अपने हिसाब से तय करेंगे कि मुझे किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है। यह बाजार पे नियंत्रण हुआ। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ कीमत प्रणाली भी बाजार नियंत्रण करता है। सरकारी हस्तक्षेप का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तीसरा है इसमें प्रतियोगिता पर बल होता है। प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है। प्रतियोगिता पे बल मतलब यहां पर क्या है, कोई भी व्यक्ति आकर यहां खरीद सकता है और कोई भी व्यक्ति बेच सकता है, और वो जो व्यक्ति बेचेगा और जो खरीदेगा वो कंपटीशन में होगा, फ्री में वो चीज नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, यहां प्रतियोगिता पर भी बल दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज समझते हैं इसमें क्या होता है। जो उत्पादन के साधन होते हैं उसे सरकार तय नहीं करती है। उत्पादन के जो साधन होते हैं वो भी बाजार तय करता है या निजी हाथों में होते हैं? निजी हाथों में होते हैं। इसका मतलब है कि क्या उत्पादित करना है और क्या उत्पादित नहीं करना है यह भी कौन तय करेगा? यह बाजार तय करेगा या वो व्यक्ति जो निजी है, जो अपना क्या करना चाहता है, उत्पादित करना चाहता है, वो तय करेगा। मान लीजिए आप अपने खेत में सरसों उत्पादित करना चाहते हैं,
या आपको लगता है कि गन्ना उपजाना है, तो आप खुद इस मर्जी के राजा हैं। अपनी मर्जी से आप जो चाहें वो उपजाइए, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। आपने देखा होगा पहले इतिहास में नील विद्रोह हुआ था, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट खेती की जाती थी। पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था या फिर एक अनुबंध होता था किसानों के साथ में, और वो क्या करते थे कि एक निश्चित दर पर या निश्चित जो क्षेत्र पर क्या किया जाता था कि किसान नील की खेती किया करते थे। गांधी जी ने उसमें जाके चंपारण में उसके प्रति काफी जाके विरोध भी किया। तो इस तरीके से क्या होता था कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट खेती में क्या होता है कि इन सब चीजों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, अनुबंधित कर दिया जाता है कि आप इतने क्षेत्र पे अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो किसान चाहेगा उपजा सकता है। मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री लगाई और अपनी फैक्ट्री में आप जूता चप्पल बनाना चाहते हैं, साइकिल बनाना चाहते हैं, अचार बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी से वो उत्पादित कर सकते हैं। अब इस जो व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था, इसके लाभ क्या होते हैं? फिर सबसे पहले लाभ से पहले हम ये देखते हैं कि ये किन किन देशों के अंदर काम करती है। सबसे पहले ये यूएसए, जो भी विकसित देश हैं लगभग उन सभी में यह व्यवस्था काम करती है। जैसे यूएसए हो गया, यूके यानी ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, जापान है, ठीक है, इन सभी देशों में, कनाडा, फ्रांस, जो भी विकसित देश हैं उन सभी विकसित देशों में ये काम करती है। इन सभी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काम करती है और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को काफी सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से इन देशों ने पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था के विरोध में एक युद्ध भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि इन देशों में काम करती है, इसके लाभ क्या होते हैं। इसके कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां भी होती हैं। सबसे पहले लाभ समझते हैं कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उसके लाभ क्या होंगे। उसके लाभ देखेंगे हम कि मान लीजिए बाजार में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, यह तय करने वाले आप हैं। तो जब अब क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो आप अगर किसी दुकान पर गए कपड़े खरीदने और आपको 500 रुपए की जीन्स मिल रही थी, दूसरी दुकान पे आप जाते हैं वहां पे 600 रुपए की वही क्वालिटी में आपको जीन्स मिल रही थी। तीसरी दुकान पर जाते हैं, उसने कहा 450 रुपए में आपको जीन्स मिल जाएगी, क्वालिटी भी वही है, कोई अंतर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वहां आपने बार्गेनिंग की और बेहतर क्वालिटी में सस्ती चीजें आप उपलब्ध हो गई आपको और आपको ले आए। इसका मतलब है कि आपकी इच्छा के अनुसार जो क्वालिटी में और जितने रेट में आपको चाहिए थी वो आपने ले ली। यानी क्या है, यहाँ पर गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है वस्तुओं की, और वस्तुओं की उपलब्धता बहुत आसान होती है। यानी यह है कहीं पर भी यह चीज मिल सकती है आपको। ठीक है, ये इसके फायदे होते हैं। दूसरी बात है कि आप अपनी मर्जी के राजा होते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, जितना चाहें धन कमा सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत सारा धन कमाना है तो आपने बहुत सारा व्यापार भी करना होगा, तो यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है और आप काम कीजिएगा, कोई इस पर प्रतिबंध नहीं है। हानि यहाँ पर क्या होती है, हानि ये होती है कि जब बिजनेसमैन काम करता है तो काफी सारा धन कमाता है। अब संसाधन तो उतने ही हैं दुनिया में, पृथ्वी पर संसाधन मान लो 100% हैं, और अगर जो करोड़पति लोग हैं, बहुत सारे पैसे वाले हैं, उन पर मान लीजिए 60% उन पर चले गए, तो 40% जो संसाधन है वो पूरी दुनिया पर आ गए, यानी सारी भीड़ पर आ गए। तो इसका मतलब हुआ कि 60% संसाधन बहुत सारे लोगों पर चले गए, यानी कि अमीर लोगों के हाथों में आ गए, और 40% संसाधन बचे हुए सारे लोगों के पास आ गए। यानी कि यहाँ पर गरीबी का स्तर लगातार बढ़ता रहता है, बेरोजगारी का स्तर भी लगातार बढ़ता रहता है। इस तरीके से इस व्यवस्था में की क्या खामियां हैं कि यहाँ पर जो पूंजी है यानी धन है, उसका केंद्रीकरण एक व्यक्ति की तरफ जाता रहता है। एक व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है और दूसरा व्यक्ति गरीब होता रहता है। इस तरीके से यह व्यवस्था क्या होती है, कुछ लाभ देती है और कुछ हानि देती है। लेकिन आज के समय में, वर्तमान में पूरी दुनिया में लगभग यह काम करने लगी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार माना जाता है कि जो जितनी मेहनत करेगा उतना कमा सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी व्यवस्था की बात करते हैं। दूसरी व्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है और कैसे काम करती है। समाजवाद जैसे शब्द से पता चल रहा है कि समाज से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ समाज का मतलब या इससे नहीं है कि सोसाइटी से है, सोसाइटी इसको व्यवस्था को चलाती है।
यहां पर क्या होता है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, बाजार अपने आप काम करता है, क्या उत्पादित करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें तय करने का काम होता है बाजार का। यानी बाजार का मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो खुद व्यक्ति का है, व्यक्ति ही बाजार है। यहाँ पर जो व्यक्ति चाहता है वही कर सकता है, अपनी मर्जी से जितना धन चाहे कमा सकता है और जितना चाहे वो चीजें बेच सकता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसके उलट काम करती है। इस व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर जो उत्पादन के साधन हैं वो सरकार तय करती है। क्या करती है? सरकार तय करती है। सरकार तय करती है आपको कौन सी चीजों को उपजाना है, कौन सी चीजों को नहीं उपजाना है, कौन सी चीजों को पैदा करना है, कौन सी चीजों को नहीं पैदा करना है, कौन सी चीजों को कहां बेचना है और कहां नहीं बेचना है। यह सभी काम सरकार करती है। यानी बाजार पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है। अगर बाजार पर सरकार का नियंत्रण होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? बाजार पे सरकार का नियंत्रण होने से सरकार तो कहेगी कि बाजार में आप ये सामान बेचिए और ये मत बेचिए, तो फिर इसका कीमत भी सरकार ही तय करती है। सरकार कहती है कि सामान की कीमत भी यही होगी। जब सरकार तय कर रही है कि कौन सी चीज उपजानी है और कौन सी नहीं, तो यह तय करने का काम भी सरकार का होता है कि उसकी कीमत क्या होगी और कीमत क्या नहीं होगी। अब इस व्यवस्था में क्या है कि जो व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करना चाहता है या अधिक धन कमाना चाहता है वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार सबको बराबर के दर्जे से देखती है। यह व्यवस्था एक्चुअली में आई कहां से है, इसे हम थोड़ा सा यहां पे इसकी बैकग्राउंड में चले जाते हैं। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई तो इसके विरोध में यह व्यवस्था का जन्म हुआ है। एक पुस्तक लिखी गई दास कैपिटल। दास कैपिटल लिखी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी दास कैपिटल और उसने इस व्यवस्था का विरोध किया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि यह व्यवस्था तो क्या करती है, लोगों को बेरोजगार बनाती है, शोषण करती है। जब शोषण करती है तो इस तरीके से उन्होंने इसका विरोध किया। इसके विरोध करने के बाद ये इस चीज का जन्म होता है। कार्ल मार्क्स ने इस चीज की, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भीषण भर्त्सना की और इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या किया, उन्होंने सपोर्ट किया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास संसाधन होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए मिलना चाहिए। अब इन दोनों की कंपैरिजन करें तो यहां क्या होता है कि यहां जो कमाएगा धन उसके पास है। यहां सरकार धन देगी उन गरीब लोगों को जिनके पास धन नहीं है, खाने के लिए भी देगी, पहनने के लिए भी देगी और सरकार तय करेगी किस व्यक्ति को क्या काम करना है। यानी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर सरकार का नियंत्रण होगा तो सरकार प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखेगी और प्रत्येक व्यक्ति का अगर सरकार ख्याल रख रही है इसका मतलब साफ है कि क्या होने वाला है, यहां पर प्रत्येक व्यक्ति समान होने वाला है। तो यह व्यवस्था समानता पर बल देती है। अब इस व्यवस्था को जब कार्ल मार्क्स ने सपोर्ट किया तो सबसे पहले अपनाने वाला देश इसमें यूएसएसआर था, यानी उस समय रूस था। रूस ने इस देश को अपना लिया। रूस ने इस व्यवस्था को अपनाया। लेनिन उस समय के जो उसके हेड बने रशिया के, तो उन्होंने इस व्यवस्था को सपोर्ट किया और वो जब इसके हेड बने तो उन्होंने राजा बने तो उन्होंने इस चीज को अपनाने की शुरुआत कर दी। ये व्यवस्था रशिया में पहले आई, फिर कई सारे देशों में और आई, जैसे चाइना में, चीन ने भी इस व्यवस्था को अपनाया। तो ये दोनों, चीन है, रूस है, इन दोनों ने इस व्यवस्था को अपना लिया। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और बाजारवादी अर्थव्यवस्था दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। आप देखते हैं इस तरीके से इस व्यवस्था ने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसके नुकसान क्या हैं? इस अर्थव्यवस्था के कुछ नुकसान भी हैं। यानी कि यहां पर क्या होता है, यहां पर आपने देखा कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी सामान खरीद सकता है। इस व्यवस्था में कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से सामान नहीं खरीद सकता है। यहां पर सरकार तय करती है कि किस व्यक्ति को क्या देना है और क्या नहीं देना है, किस व्यक्ति को कितना मिलेगा, यह भी सरकार तय करती है। यानी व्यक्ति अपनी मर्जी से खुलकर काम नहीं कर सकता। इस व्यवस्था में क्या था कि व्यक्ति अपनी मर्जी से काम कर सकता था।
जो उसे चाहिए, जितना चाहिए वो ले सकता था। ठीक है, इसका लाभ भी हैं कुछ। इसके लाभ ये हैं कि यहां पर कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता, सब समान होते हैं, सब बराबर होते हैं, सभी के पास खाने पीने के लिए होता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते, तकलीफ हर जगह होती है, लेकिन कुल मिला के खाने पीने का जुगाड़ सभी का हो जाता है। इसलिए इस व्यवस्था को सही माना गया था। ठीक है, अब इन दोनों व्यवस्थाओं के बाद एक नई व्यवस्था थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये दोनों अपने अपने काम कर रही थी। जो ये देश थे, यूएसए, यूके, जर्मनी, ये चाहते थे कि क्या करें, एक नई व्यवस्था को अपनाएं और अपना भला करें। ये व्यवस्था चाहती थी कि अपना भला करे, अपने देशों को सपोर्ट करती थी। और इन दोनों व्यवस्था के ही कारण शीत युद्ध का जन्म हुआ। देखते हैं आप, शीत युद्ध सुना होगा अपने इतिहास में। तो यह व्यवस्था, ये लोग चाहते थे कि पूंजीवादी का अर्थव्यवस्था का पूरी दुनिया में प्रसार हो, और समाजवादी जो देश थे, यूएसएसआर जो थे, वो चाहते थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पूरी दुनिया में प्रसार हो। इस तरीके से दोनों व्यवस्थाओं में झगड़ा हुआ, पूरे शीत युद्ध को जन्म दे दिया। यूएसएसआर जब टूट गया, यानी कि ये जो यूएसएसआर के जो साथी देश थे वो जब अलग होने लगे, तब यह व्यवस्था भी क्षीण होने लगी। ठीक है, तीसरी व्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 1929 की जो वैश्विक मंदी आई, उसमें इस व्यवस्था ने काफी ज्यादा अपने आप में डेवलप किया था और यह व्यवस्था पिछड़ने लगी थी। इन्हीं बीच में जॉन मेयर्ड कीन्स, एक अर्थशास्त्री थे, जॉन मेयर्ड कीन्स, उन्होंने सुझाव दिया था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी समाजवादी व्यवस्था को भी पूंजीवाद की तरफ जाना चाहिए और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी समाजवाद की तरफ जाना चाहिए। यानी ये दोनों व्यवस्थाओं को थोड़े थोड़े से गुण होने चाहिए, ताकि ये एक क्या होते, कॉमन रूप से या मिश्रित रूप से काम कर सके। ठीक है, तो क्या हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जब रशिया गए, तो वहां उन्होंने देखा कि समाजवादी व्यवस्था बहुत अच्छे से काम कर रही थी। वहां पे एक बड़ा अधिकारी और छोटे लेवल का कर्मचारी भी एक साथ टेबल पे बैठ के खाना खा सकते थे या एक काम कर सकते थे। तो इस व्यवस्था को काफी अच्छा माना गया, वो काफी प्रभावित हुए। जब वो भारत आए और भारत देश आजाद हुआ, तो आजादी के समय भारत के सामने भी यह प्रश्न था कि भारत किस तरीके की व्यवस्था को अपनाएगा। चूंकि जवाहरलाल नेहरू प्रभावित थे समाजवादी अर्थव्यवस्था से भी, और भारत में पहले से ही अंग्रेजों ने भारत में उपनिवेशवाद के दौरान क्या किया, उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उन्होंने काफी ज्यादा भारत में फैला दिया था। तो भारत में काफी पुराने समय से पूंजीवाद भी चल रहा था और समाजवादी व्यवस्था का भी गुण वो लेना चाहते थे, क्योंकि वो रशिया की व्यवस्था से काफी प्रभावित थे। तो जब भारत आजाद हुआ, तो भारत की आजादी के टाइम पर उन्होंने ना तो समाजवाद को अपनाया और ना ही पूंजीवाद को, उन्होंने एक बीच की व्यवस्था को अपनाया, जिसे कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है, मिश्रित में, इस मिश्रित व्यवस्था में समाजवाद के भी गुण हैं और पूंजीवाद के भी गुण हैं। यानी कि यहां पर कह सकते हैं निजी क्षेत्र भी काम करता है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, और यहाँ सरकारी सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या है, सरकारी स्कूल भी होते हैं और प्राइवेट स्कूल भी होते हैं। सरकार भी अपने स्कूल चलाती है लोगों के भले के लिए सस्ती फीस में, और अगर कोई अच्छे पैसे वाला है और बड़े स्कूलों में पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। इस चीजों को उन्होंने काफी आगे तक बढ़ाया। यहाँ पर हॉस्पिटल्स क्या हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, अगर अस्पताल हैं प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, और जो सरकारी क्षेत्र में भी काम करते हैं। ठीक है, यहाँ एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं जो सरकारी होते हैं, और प्राइवेट भी काफी हैं, अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स क्या हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो भारत के अंदर क्या है, दोनों व्यवस्थाएं। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कंपनियां PSUs होती हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हैं, और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर में काम करती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर यहाँ मिलकर काम करते हैं। इन देशों में क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट की कंपनी नहीं होती है, प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनी होती है। यहाँ क्या होती है, सरकारी कंपनीज होती हैं और प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि यहाँ निजी और
जो सरकारी क्षेत्र है, दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ सरकारी क्षेत्र काम करता है, सभी चीजों, कंपनी भी सरकार चलाती है, रेलवे भी सरकार चलाती है, अस्पताल भी सरकारी होते हैं, स्कूल भी सरकारी होते हैं। यहाँ प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता है। यहाँ पे सरकार का कुछ नहीं होता है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर का काम होता है। यानी कि सब कुछ कोई व्यक्ति चला रहा होता है, किसी ना किसी चीज का मालिक कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो निजी क्षेत्र में होता है, सरकार की भूमिका नहीं होती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी सारी चीजें क्या है। अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आप निश्चित ही उसे डील कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझना होगा इन सब चीजों में कि तीनों में क्या बेसिक अंतर है और भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। जैसा मैंने शुरू में पूछा था, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है कि निजी क्षेत्र और गवर्नमेंट क्षेत्र दोनों मिलकर जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पर क्या होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को माना जाएगा। चलिए आज हम ये सेशन यहीं कर खत्म करते हैं। धन्यवाद।